अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास आज का जो लेक्चर है ये भी अकाउंटिंग सिस्टम एंड प्रोसीजर पे ही बेस कर रहा है और ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। इसमें जो प्रीवियस लेक्चर में जो चीज़ें हमारी स्किप हो गई थी और कवर नहीं कर सके थे वो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम कवर करने की कोशिश करें, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट वे में। अब इसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो है हमारे पास मेथड ऑफ कीपिंग एंड प्रेजेंटिंग बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज, सेल जर्नल, परचेज जर्नल, परचेजेस एंड सेल रिटर्न जर्नल्स, कैश बुक और पैटी कैश बुक। ये चीज़ें हमारी आज इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में कवर होंगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वो आपको बता रहा है बिजनेसेस यूज बुक ऑफ प्राइम एंट्री टू रिकॉर्ड गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न and other transactions. These books are basically listing device, which mean that a lot of detail is removed from the ledger. It also means that bookkeeping can be divided between several peoples. तो बेसिकली बेटा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं, जिसके अंदर आपने जैसे ट्रांजैक्शन को यकर हुई उसकी डिटेल जो है उसकी जो रिकॉर्ड करना है उसको आप डिस्कस करते हैं। और जब आप लेजर्स की बात करते हैं तो आप जो डिटेल आपने जर्नल में बताई होती है वो स्किप कर देते हैं। यहाँ ये आपको बता रहे हैं कि ट्रांजेक्शन जितनी भी हैं वो हमारी दो तरह से डिवाइड की जाती है, कैश ट्रांजैक्शन है, दूसरी क्रेडिट। कैश ट्रांजैक्शन जो हैं वो बेसिकली क्या है, जिसमें पर्टिकुलरली आप पैसे का लेन देन कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, आपने कोई चीज खरीदी और उसी वक्त आपने पैसे एट अ स्पॉट आपने दे दिए, तो ये कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगी। और जो कैश ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में या पेटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होंगी। लेकिन जहाँ क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात आएगी, जहाँ आप क्रेडिट सेलिंग या क्रेडिट परचेजिंग कर रहे होंगे, तो उनके लिए आपको रिकॉर्डिंग जो करनी पड़ेगी वो प्राइम एंट्री बुक्स में करनी पड़ेगी। वो प्राइम एंट्री बुक्स कौन सी हैं? सेल जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल और जर्नल जर्नल्स। अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया वो था जर्नल जर्नल, जिसके अंदर आप इलेस्ट्रेशन पढ़ते थे और फिर उसकी डुअल एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिकॉर्ड करते थे। उसी ट्रांजैक्शन को एक दफा डेबिट और उसी ट्रांजैक्शन को एक दफा क्रेडिट करते थे विद डिफरेंट अकाउंट्स नेम। अच्छा जी, अब सबसे पहले यहाँ सेल जर्नल को डिस्कस कर रहा है, जिसको सेल डे बुक भी हम बोलते हैं। तो सेल डे बुक इज अ प्राइम एंट्री बुक विच कैन बी यूज टू रिकॉर्ड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। जब आप चीजों को सेल करते हैं उधार के ऊपर, तब ये सेल जर्नल के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग होगी। अब यहाँ पर्टिकुलरली आपको बता रहे हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट दे रहा है सेल इनवाइस। ये सेल इनवाइस का आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा है। सेल जर्नल एक उसने बनाया जिसके अंदर वो आपको बता रहा है ए अकाउंट, बी अकाउंट, सी अकाउंट। ठीक है, आगे अमाउंट्स बता रहा है। ठीक है, और ये अब ये सारी की सारी अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो रही है? सेल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो रही है। अब ये जो पर्टिकुलर पार्टीज थी जिनको आपने चीजें बेची हैं और आपने जब चीजें बेची हैं तो वो उधार पे बेची हैं। ठीक है, अब नॉमिनल या जनरल लेजर जो आपका बनेगा वो किस नाम से बनेगा? सेल अकाउंट के नाम से। और इसके अंदर जितने लोगों ने उधार पे आपसे चीजें ली होंगी उनको एक नाम दे देंगे अकाउंट का, जिसका नाम होगा डेटर अकाउंट या अकाउंट रिसीवेबल। जब क्रेडिट सेलिंग होगी वहां अकाउंट रिसीवेबल हमारा जनरेट होता है। लेकिन अगर हम लेजर्स की बात करें तो सेल लेजर्स में आपके इन्हीं अकाउंट्स को अलग अलग डिस्कस आपने करना है। ए अकाउंट अलग हो जाएगा, बी अकाउंट अलग, सी अकाउंट अलग, लेकिन हर एक की जो सेल होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, और सेल हमने यहाँ सेल लेजर के अंदर इन अकाउंट्स को क्या करना होगा? सेल अकाउंट को हमने यहाँ डेबिट करना होगा। अच्छा जी, अब है सेल जर्नल। इसमें मजीद वो आपको बता रहा है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, डेबिट द कस्टमर अकाउंट इन द सेल लेजर विद द टोटल ऑफ द इनवॉइस, नेट अमाउंट इज इक्वल टू ग्रॉस अमाउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट ऑन रेलेवेंट डेट। अब नेट अमाउंट क्या होती है? नेट अमाउंट का ये मतलब होता है कि जब आप तमाम एक्सपेंसेस को या कॉस्ट को डिडक्ट कर देते हैं तो जो अमाउंट पर्टिकुलरली आएगी प्योर फॉर्म में उसको हम नेट अमाउंट कहते हैं। ग्रॉस अमाउंट कौन सी होती है? ग्रॉस अमाउंट में आपने कॉस्ट तो डिडक्ट की होती है लेकिन आपने एक्सपेंसेस को डिडक्ट नहीं किया होता। अच्छा, at the end of the month, the total amount of sale journal should be credited to the sale account in the nominal journal ledger. This will now form the double entry for all the individual debit entries in the sale ledgers. तो basically sale journal के बारे में आपको बता रहा था कि जब भी आप उधार पे चीजों को सेल आउट करेंगे तो आपने इनको अलग सेल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना होगा। देन है सेल रिटर्न जर्नल। अब आपने जो चीजें बेची थी उधार पे उसमें से कुछ रिटर्न हुई हैं, तो जब ये रिटर्न होंगी तो इनको आपने कैसे रिकॉर्ड करना है? अब यहाँ आपके सामने सेल रिटर्न जर्नल में वही पार्टीज वही दे रहा है आपको। ठीक है, और जिस अमाउंट से उन्होंने रिटर्न की हैं चीजें वो भी उसने मेंशन कर दी। अब सेल रिटर्न में क्या होगा? सेल रिटर्न में जो डेटर अकाउंट है वो यहाँ आपका क्रेडिट होने की बजाय क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या किया था?
था, डेटर को हमने सेल अकाउंट के साथ हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। लेकिन जब सेल रिटर्न जर्नल होगा तो इसमें सेल रिटर्न अकाउंट के अंदर आप डेटर को डेबिट करेंगे। और इसी तरह आपके सेल लेजर जब बनेगा तो लेजर के अंदर क्या होगा, अलग अलग अगर आपने शो करना है तो हर एक पार्टी का अलग अकाउंट बनेगा और सेल रिटर्न यहाँ आपका क्रेडिट होता जाएगा। जितनी अमाउंट आपकी रिटर्न हुई है वो अमाउंट, वो प्रोडक्ट की अमाउंट आप यहाँ क्रेडिट करते जाएंगे। ओके, इसी के बारे में मजीद आपको बता रहे हैं कि व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय अ क्रेडिट कस्टमर, जिसने उधार पे आपसे चीजें खरीदी थी, तो ट्रेड रिसीवेबल या डेटर अकाउंट या अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट जनरेट होता है। क्रेडिट द कस्टमर अकाउंट्स इन द सेल लेजर विद द टोटल ऑफ द क्रेडिट नोट ऑन रेलेवेंट डेट। एट द एंड ऑफ द मंथ द टोटल अमाउंट ऑफ द रिटर्न इनवर्ड जर्नल शुड बी डेबिटेड टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट इन द नॉमिनल लेजर। ठीक है जी, अब यहाँ भी वो आपको ये बताना चाह रहा है कि जब हमने जर्नल बनाया तो जर्नल में तो तमाम अकाउंट्स को इकट्ठा किया, टोटल बताया और उसको हमने ट्रांसफर कर दिया जर्नल लेजर के अंदर। लेकिन अगर सेल लेजर है तो सेल लेजर में अलग अलग आपने मेंशन करना होगा कि ए को हमने इतना जो चीज बेची थी और उसमें जो डिफेक्टेड थी या अनसेटिस्फैक्टरी थी वो जो रिटर्न की है वो कितनी अमाउंट की है। तो ये अलग अलग लेजर्स आपके बनते जाएंगे। फिर है जी परचेज जर्नल या परचेजेस डे बुक। अब ये परचेज जर्नल कब बनेगा, जब कंपनीज खुद उधार पे चीजों को परचेज करेंगी। ठीक है, जिस तरह आप यहाँ हाईलाइटेड किया हुआ परचेसेस ऑफ ट्रेड आइटम ऑन क्रेडिट। ठीक है, जब बिजनेसेस अपने लिए प्रोडक्ट जो है वो परचेज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो उधार पे अगर परचेजिंग कर रहे हैं तो फिर अकाउंट पेएबल जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पी अकाउंट, क्यू और आर ये सप्लायर्स हो सकते हैं किसी कंपनी के, जो कि अमाउंट्स जो है आगे मेंशन उसने की हुई कि इतनी अमाउंट इन्होंने उधार पे चीजें ली हैं कंपनी ने इन लोगों से। और अगर हम नॉमिनल एक लेजर या जनरल लेजर बनाए तो परचेज अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर देना। टोटल अमाउंट कितनी है, 20,000। लेकिन अगर हम परचेजेस लेजर अकाउंट्स में जाते हैं तो फिर हर एक पार्टी का अलग अलग अकाउंट हमने फॉर्म करना होगा और बताना पड़ेगा हमें कि कितनी परचेजेस कितने किसके अकाउंट में कितनी हुई है। इसी तरह मजीद वो आपको बता रहे हैं परचेजेस जर्नल व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट द सप्लायर्स अकाउंट, जिसको आप क्रेडिटर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, ट्रेड पेएबल अकाउंट भी लिख सकते हैं, अकाउंट पेएबल अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दी परचेजेस लेजर विद दी टोटल ऑफ द इनवॉइस ऑन रेलेवेंट डेट। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ मेंशन करनी होंगी। फिर है जी परचेज रिटर्न जर्नल। अब आपने जहां से उधार पे चीजें ली, आपको कोई मटेरियल था या कोई प्रोडक्ट थी जो अनसेटिस्फैक्टरी थी, अब आपने रिटर्न कर दी सप्लायर्स को। तो जब आप रिटर्न करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास यही सारा सीक्वेंस चलेगा, परचेज रिटर्न जर्नल में रिकॉर्डिंग होगी और फिर नॉमिनल लेजर में या परचेज लेजर्स के अंदर आपको रिकॉर्ड करना होगा। हर एक पार्टी को डिफाइन करना होगा और बताना होगा कि कितनी चीजें आपने कितनी अमाउंट की रिटर्न की हैं। Okay, when goods are returned to the credit supplier, creditor debit the supplier's account in the purchases ledger with the total of credit note on relevant date। साथ आपने डेट भी मेंशन करनी होगी और बताना होगा कि जी इतनी हमने चीजें जो है वो रिटर्न कर दी। तो एट द एंड ऑफ द मंथ द टोटल बैलेंस ऑफ रिटर्न आउटवर्ड, ये रिटर्न आउटवर्ड कहलाएगा। जब परचेज रिटर्न की हम बात करते हैं तो ये रिटर्न आउटवर्ड होता है, और जब हम सेल रिटर्न की बात करते हैं तो वो रिटर्न इनवर्ड होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है फॉर द ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में ये छोटी छोटी चीजें आ सकती हैं। जब परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है तो आप बताएंगे रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, ओके जी। रिटर्न आउटवर्ड जर्नल शुड बी क्रेडिट टू द रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट इन नॉमिनल लेजर्स। तो ये आपके जर्नल्स के बारे में बता रहा था कि अगर आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो किन किन जर्नल्स के अंदर किस तरह आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इन चीजों को मेंटेन करेंगे। तो एक समरी उसने, एक क्रक्स उसने दे दी कि आवर ट्रांजैक्शन शुड बी एंटर इन अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री बिफोर दे आर एंटर्ड इन द लेजर। तो सबसे पहले बेटा आपने जर्नल के अंदर एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, फिर आप लेजर्स की तरफ जाएंगे, और जब तक कि आप जर्नल नहीं बनाएंगे तब तक आप लेजर्स के अंदर उन चीजों को पुट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ आपने टोटल करना होगा सेल, परचेज, रिटर्न जर्नल्स, इन तमाम चीजों को फिर ट्रांसफर करना होगा सेल, परचेज और रिटर्न अकाउंट्स के अंदर रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं जी कैश बुक के बारे में। और कैश बुक के बारे में पहले ही हमने आपको बता दिया था जितनी कैश ट्रांजैक्शंस होंगी वो हमारी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होंगी। तो कैश बुक इज ए स्पेशल जर्नल विच इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑल
कैश ट्रांजैक्शन। तो यहाँ से आपको पहली लाइन से पता चल गया कि कैश बुक के अंदर हमने उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो कि कैश जिनमें इन्वॉल्व हुआ है। इट मे बी डिफाइंड एज द बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन डिटेल पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल मनी रिसीव्ड एंड पेड। कितना पैसा दिया, पे किया, कितना पैसा रिसीव किया, इन सारी चीजों को आपने कैश बुक में मेंशन करना है। अब कैश बुक जो है वो डिवाइड होगी टू पार्ट्स में, कैश रिसीट्स जिसको इनफ्लो भी हम कहेंगे, कैश पेमेंट जिसको हम आउटफ्लो कहते हैं कि जितना पैसा हमारे पास आ रहा है बिजनेस में वो कैश रिसीट है, रेवेन्यूज, और कैश पेमेंट क्या है, हमारा एक्सपेंस जहां जहां हमने किया है उसको हम कैश पेमेंट की तरह हाईलाइट करेंगे। अच्छा जी, फीचर्स ऑफ कैश बुक है, सबसे पहले वो आपको बता रहे हैं टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ओनली कैश ट्रांजैक्शन। ये आपने अपने माइंड में रखना है कि कैश बुक के अंदर सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो कि कैश जिनमें इन्वॉल्व है। ऑल रिसीप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, जितनी भी इनफ्लोज है जहां से पैसा लेना है आपने वो डेबिट होंगी। ऑल पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, जितनी भी पेमेंट्स हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आउटफ्लोज हैं वो आपकी क्रेडिट साइड पे जाएंगे। देन वो कह रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग। अब क्रोनोलॉजिकल क्या, डेट वाइज, ये नहीं करना आपने कि पहले फोर्थ की आप मेंशन कर दें फिर फर्स्ट को आप मेंशन कर दें कि जी इस डेट को जी रिसीट आई थी या पेमेंट हमने की थी। नहीं, आपने डेट वाइज जो है इसकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। देन है परफॉर्म फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल और लेजर। अब कैश बुक के अंदर भी क्या आपने जर्नल भी बनाना है और लेजर भी बनाना है, दोनों फंक्शंस आपके आएंगे इसके अंदर भी। अब कैश अकाउंट वर्सेस कैश बुक, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता रहे हैं। कैश अकाउंट क्या, इट इज एन अकाउंट इन द लेजर। कैश अकाउंट इज ओपन इन द लेजर एंड पोस्टिंग इज डन इन दिस अकाउंट फ्रॉम जर्नल। तो कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट के एक खुद एक अकाउंट है जो कि आप लेजर के अंदर मेंशन कर रहे होते हैं, और लेजर के अंदर तब तक ये मेंशन नहीं होगा जब तक कि आप इसको पोस्ट नहीं करेंगे जर्नल के अंदर। तो व्हेन ट्रांजैक्शन ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन जर्नल इट इज नेसेसरी टू ओपन अ कैश अकाउंट इन लेजर। तो जैसे ही कैश से रेलिवेंट ट्रांजैक्शन हुई है आप उसको जर्नल में मेंशन करेंगे, फिर उसको लेजर में मेंशन करेंगे। अब कैश बुक क्या है, कैश बुक इट इज सेपरेट बुक मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन। अब पर्टिकुलरली अगर आपने कैश की ट्रांजैक्शंस को मेंशन करना है तो फिर आप कैश बुक की बात करेंगे। तो कैश बुक के अंदर आपने कैश से रेलिवेंट जो ट्रांजैक्शन है वो सेपरेटली बतानी है। इट इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज आर ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक टू वेरियस अकाउंट इन लेजर्स। ठीक है, तो ये आपकी जो कैश बुक है ये ओरिजिनल एंट्री भी है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें सबसे पहले आप तमाम कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और फिर आगे उनको डिफरेंट अकाउंट्स में लेजर के पोस्ट करते जाते हैं। When transaction of cash are recorded in the cash book, there is no necessity to open a कैश अकाउंट इन द लेजर। अब उसने कहा कि जब आप कैश बुक में कैश को रिकॉर्ड कर देते हैं तो फिर जरूरी नहीं है कि कैश अकाउंट अलग से आप लेजर के अंदर फॉर्म करें, क्योंकि कैश बुक में आपने ट्रांजैक्शन उन्हीं को रिकॉर्ड करना है जिसमें कैश इन्वॉल्व है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स और नीड ऑफ कैश बुक, ऑब्जेक्टिव क्या है, जरूरत क्यों है हमें, तो उसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। टू फाइंड आउट द टोटल कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि टोटल कैश कितना रिसीव हुआ और कितना हमने पे किया एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो आप कैश बुक के थ्रू कर सकते हैं। टू ascertain the balance of cash in hand and at bank at any time without actually counting cash and bank passbook examining। कैश बुक से क्या पता चल जाएगा कितना कैश आपके पास है, बैंक में कितना पड़ा है, और विदाउट एनी टाइम आपको या काउंट करना पड़े कैश को, या बैंक के पास जाएं, पासबुक निकलवाएं, उसको एग्जामिन करें, फिर पता चले कि जी बैलेंस कितना है हमारे पास। आप कैश बुक को उठाएं, वहीं से आपको क्लियरली चीजें मेंशन हो जाएंगी कि आपके पास इस टाइम कितना कैश है। टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक, आप कैश बुक के थ्रू अपना कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक उन दोनों को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ कैश बुक हमारे पास सिंपल कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, फिर पेटी कैश बुक है हमारे पास। तो सिंपल कैश बुक के अंदर वो आपको बताएंगे जी प्रिपेयर्ड लाइक कैश अकाउंट इन लेजर, ऑल द कैश रिसीट आर एंटर्ड इन द अमाउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड एंड ऑल कैश पेमेंट्स आर appeared on credit side of the amount column. Cash book is closed and balance at the end of the month. ठीक है, कैश बुक को आपने क्लोज भी करना है, उसका बैलेंस भी करना है हर महीने के एंड पे। अच्छा, अब यहाँ एक थोड़ा सा आपको फॉर्मेट बताता जा रहा है कि सिंपल कैश बुक जो है उसका फॉर्मेट क्या होगा, डेट, रिसीट, एलएफ जो है वो लेजर फोलियो कहते हैं कि ये चीजें मजीद आगे
लेजर के अंदर किस पेज पे मेंशन है, या इसने पेज मेंशन नहीं किया तो ये वैसे कॉलम आप ब्लैंक ही छोड़ देंगे। देन अमाउंट्स हैं, फिर डेट, पेमेंट और एलएफ और अमाउंट्स हैं, ठीक है। तो ये इसने एक ही सिंपल कैश बुक में रसीद का कॉलम भी बनाया हुआ है और पेमेंट का कॉलम भी बनाया हुआ है, ठीक है। डबल कॉलम अगर है तो कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम इज कॉल्ड डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, कैश भी होगा और डिस्काउंट अगर दिए हैं लिए हैं वो भी आप मेंशन करेंगे। तो टू अकाउंट्स कैश एंड डिस्काउंट आर कंबाइंड इन दिस बुक। तो उसका कुछ फॉर्मेट इस तरह चलेगा, आपके सामने है, रिसीट पर कितना डिस्काउंट है, पेमेंट पे कितना डिस्काउंट है, ये आप मेंशन करते जाएंगे। देन है जी हमारे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक। थ्री अकाउंट्स आर कंबाइंड जिसमें कैश, डिस्काउंट और बैंक ये तीनों एक्यूमुलेट हमने कर देने हैं। इन बिजनेस फर्म मोस्ट ऑफ द पेमेंट्स आर रिसीव्ड एंड पेड बाय चेक ट्रांजैक्शन आर परफॉर्म थ्रू बैंक। जो कंपनीज बैंक को इन्वॉल्व करते हुए अपनी पेमेंट क्लियर कर रही होती हैं या रिसीट दे रही होती हैं, तो वहाँ ये हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो वो यूज होगा। फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा, आपके सामने आप लोगों को नजर आ रहा होगा। देन है पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक जो है बेसिकली जब बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर पेटी कैश बुक को रखा जाता है, उसका मकसद क्या है कि एक पेटी फंड क्रिएट किया जाता है कि अगर आपका कोई छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करना है तो पेटी कैश बुक आपकी जनरेट की जाती है। जैसे स्टेशनरी होगी, क्लीनिंग चार्जेस हैं, पोस्टेज के हैं, या किचन के कोई एक्सपेंसेस हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मल्टीनेशनल्स के अंदर। अब तो छोटे छोटे कंपनीज के अंदर भी पेटी कैश बुक होती है जिसमें छोटे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हम इसको फॉर्म करते हैं। तो पेटी कैश बुक क्या है, इट इज द बुक विच इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस involving small amount. Petty cash book is maintained by the petty cashier and act as the petty cash book. ठीक है। अब जो कैशियर है वो इसको मेंटेन कर रहा होगा और जो मेंटेनेंस करने के बाद फिर वो देखेगा कि जी कितना खर्चा कहाँ कहाँ हमारा हुआ है, और ये स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होती है। अब इसमें भी दो सिस्टम्स हैं, ऑर्डिनरी सिस्टम है और इम्प्रिसिट सिस्टम है। अब टाइप्स वो आपको बता रहा है, सिंपल पेटी कैश बुक है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक भी है हमारे पास, आगे डिस्कस भी करेगा। फॉर्मेट कुछ उसने आपको यहाँ हम बता दिया। रसीट्स होंगी, फोलियो है, डेट है, डिटेल्स है, वोचर्स हैं, टोटल, फिर कहाँ कहाँ आपने एक्सपेंसेस यूज किए हैं उसकी डिटेल कॉलम्स उसने बताए हमें। दूसरा फॉर्मेट इस तरह का भी हो सकता है, इसमें डेट है, वोचर है, पर्टिकुलर बताएंगे अमाउंट रिसीव कितनी हुई, पेमेंट कितनी हुई, एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर है, कहाँ कहाँ आपने एक्सपेंसेस किए हैं। तो दो फॉर्मेट, डिफरेंट फॉर्मेट्स भी हो सकते हैं, तो पर्टिकुलरली दो फॉर्मेट आपसे डिस्कस की। देन है जी सिस्टम, ऑर्डिनरी सिस्टम है और दूसरा इम्प्रेसिड। तो ऑर्डिनरी सिस्टम के, इन दिस सिस्टम पेटी कैशियर is given appropriate amount of cash after spending the whole of that amount the submit the account to the head cashier। अब ऑर्डिनरी सिस्टम में क्या होगा, कैशियर को दी जाएगी अप्रोप्रिएट अमाउंट, एक अमाउंट दे दी जाएगी, ठीक है। और आफ्टर स्पेंडिंग दी होल, जब वो सारी खर्च कर देगा तो फिर वो जो पेटी कैश बुक है वो सबमिट कर देगा हेड ऑफ द अकाउंट, जो भी कैशियर होगा उसके उसको हैंड ओवर कर देगा। इम्प्रेसिव सिस्टम में क्या है, दिस इज ए सिस्टम ऑफ पेइंग एडवांस इन द बिगिनिंग एंड रीइंबर्सिंग द अमाउंट। इसमें क्या होगा जी, पहले ही आपको एडवांस में पे कर दिया जाएगा और जैसे ही आपकी वो अमाउंट खत्म होती है उसको दोबारा से रीइंबर्स कर दिया जाएगा, आपको दोबारा पेमेंट कर दी जाएगी। अच्छा, सिंपल पेटी कैश बुक क्या है, सिंपल पेटी कैश बुक इज आइडेंटिकल विद द कैश बुक, बिल्कुल वैसी जैसी कैश बुक होगी। एनी कैश विच द पेटी कैशियर रिसीव इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट या रिसीट साइड एंड एनी कैश विच ही पेड आउट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश कॉलम। तो ये बिल्कुल वैसा मैकेनिज्म है जिसे हम थोड़ी देर पहले कैश बुक में पढ़े थे कि अगर आपने पे किया है तो आप क्रेडिट करेंगे, अगर आपने रिसीव किया है तो आप डेबिट करेंगे। Analytical petty cash book क्या होगी, analytical petty cash book has two sides, is used for recording receipt of cash and credit side is used for recording payment। तो इसमें भी दो आपकी साइड्स हैं, अगर आपने रिसीट को रिकॉर्ड करना है और तो आप फिर डेबिट करेंगे, अगर आपने पेमेंट को रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिट साइड को यूज करेंगे। तो क्लास ये यहाँ तक का हमारा पूरे का पूरा लेक्चर था जिसमें हमने आपसे डिस्कस की हैं जो चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, है बहुत छोटी छोटी सी लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो काइंडली इन स्लाइड्स को अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। जहाँ कोई डिफिकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो वो आप क्लास टाइमिंग में मेरे साथ डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि ये स्लाइड्स जो हैं वो डिटेल में इस वजह से बनाने का मकसद है कि आप जब इन स्लाइड्स को देखें, पढ़ें, तो आपको हर एक चीज़ जो क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई
कोई ना कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं होता तो इंशाल्लाह ताला आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं क्लास टाइमिंग में। इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज को हम रिजॉल्व भी करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह ताला आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही आपकी असाइनमेंट्स भी आपको दी जाएंगी। उन असाइनमेंट्स को आप हमें वाया व्हाट्सएप, वाया ईमेल या जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको दिए हुए हैं उन पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आप इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और आपको अकाउंटिंग समझने में और पढ़ने में बहुत मज़ा भी आएगा और सहूलत भी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।